नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाज़ारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाज़ारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाज़ारू किताब से आपको यहाँ पर 1-2 प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका 0 आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हम आपके लिए ज्योग्राफी सेक्शन यानी भूगोल के अंतर्गत क्लास 6 का एक्सरसाइज 6 यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को यदि आप देखेंगे, जो जैक के द्वारा किताब दिया जाता है, उसी किताब से आपका जेटेट में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्लास 6 का एक्सरसाइज 6 को करवाने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका पहले थ्योरी क्लास भी देखेंगे, थ्योरिटिकल क्लास देख लेंगे और उसी पर आधारित सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें आपको करवाएंगे जो अब तक के एग्जाम में यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी दृष्टि से बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप सभी यहाँ से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है पृथ्वी पर स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण होता है। पृथ्वी पर जो स्थल का निर्माण हुआ है, जैसे पृथ्वी पर स्थल जिस पर हम लोग रहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार, तो 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण होता है, एक आंतरिक कारण और एक बाह्य कारण। याद रखिएगा, पृथ्वी पर स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण होता है, एक होता है आंतरिक कारण और एक होता है बाह्य कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं आंतरिक कारण में क्या होता है। आंतरिक कारण में देखिए होता है यहाँ पर, आंतरिक बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे से होती है। आंतरिक प्रक्रिया में ज्वालामुखी एवं भूकंप को प्रमुख रूप माना जाता है, ठीक है, क्लियर है। पृथ्वी के आंतरिक सतह के कारण जो स्थल रूप का निर्माण होता है, तो वो स्थल रूप कैसे होता है, तो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी का फूटना, पृथ्वी का अंदर से भूकंप हो जाना, ठीक है, इसके कारण स्थल रूप का नए नए भाग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आंतरिक बल में पृथ्वी के अंदर का भाग होता है। पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछता है कि भूकंप या ज्वालामुखी के स्थल रूपों का निर्माण किस बल के कारण होता है, तो उसमें ऑप्शन देगा आंतरिक बल, बाह्य बल। तो आपको आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर से निकलेगा ना, वो आंतरिक बल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आंतरिक बल। और जो पृथ्वी के बाहर से कोई काम होगा ना, वो बाह्य बल कहलाएगा, ठीक है। चलिए बाह्य बल देख लेते हैं क्या होता है। बाह्य बल में होता है, देखिए, यह पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन होगा। बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर। बाह्य मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, बाहर। तो इसमें जो भी निर्माण होगा, जो भी चीज का निर्माण होगा, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर से होता है, ठीक है। यह कार्य 3 चरणों में पूरा होता है। यह कार्य 3 चरण में पूरा होता है, यानी ऊपर वाले भाग में जिसका भी निर्माण होता है उस कार्य को पूरा करने में कै चरण होता है, 3 चरण होता है। एक को कहते हैं अप्रदन, दूसरे को कहते हैं परिवहन और तीसरे को कहते हैं निक्षेपण, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि अप्रदन क्या होता है। पूछा है प्रश्न अप्रदन से, निक्षेपण से, परिवहन से। ये सारे चीजों को देखिए हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास के साथ ऑब्जेक्टिव भी नीचे करेंगे, तो देख लीजिएगा।
अप्रदन में क्या होता है, देखिए अप्रदन किसको कहते हैं, याद रखिएगा अप्रदन किसको कहते हैं। पृथ्वी पर चट्टानों की ऊपरी परत का टूटना और घिसना अप्रदन कहलाता है। जो हमारी चट्टानें होती है ये क्या होती है, तो ऊपरी परत चटक चटक कर, जैसे गर्मी हुआ, ठीक है, गर्मी हुआ ना, फिर यहाँ पर ठंडा हुआ, बरसात हो, तो ऊपरी इसका कुछ भाग परत जो है चटक चटक कर टूट जाता है गर्म ठंडा के कारण, ठीक है, तो गर्म ठंडा के कारण टूट जाता है। तो यही टूटना या घिसना जो है आपको अप्रदन कहलाता है, यानी किसी भी चीज को ऊपर से हट जाना अप्रदन कहलाता है, ठीक है। जब देखिएगा परिवहन में क्या होता है, परिवहन में होता है अप्रदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थ, चट्टानों के टुकड़े, कण, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना परिवहन कहलाता है। आप देखिए ना परिवहन का ऐसे मतलब से, परिवहन मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब होता है एक 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 जगह से दूसरे जगह किसी स्थान को ले जाना, ठीक है। जैसे आप जाते हैं कहाँ, आप उतरे हैं मान लीजिए दिल्ली और आपको जाना है कश्मीर, तो आप क्या क्या साधन ढूंढेंगे, परिवहन मतलब जाने के लिए साधन। तो उसी तरह से यहाँ पर यह स्थल रूप के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, टूर के लिए हो गया, ठीक है। तो स्थल रूप में भी वही चीज होता है, परिवहन का मतलब कि जो चट्टानें अप्रदित हो गई यानी टूट गई है, चटक गई है, अब उसको क्या करेंगे, तो अप्रदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थ, अप्रदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थ, चट्टानों के टुकड़े, कण, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना परिवहन। तो क्या होगा, पानी होगा, तो चट्टान के टुकड़े बह करके एक जगह से कहाँ चले जाएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, तो इसी क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं, ठीक है। अगला है निक्षेपन क्या है, निक्षेपन है देखिए परिवहन की क्रिया के फलस्वरूप उपयुक्त सभी पदार्थों को एक जगह पर जमा कर देना निक्षेपन कहलाता है। आप देखते होंगे बरसात का दिन है ना, अभी आप देख रहे होंगे, तो आपके खेतों में क्या होता है, ठंडा गर्मी में पूरा कचरा या खराब या बेकार या व्यर्थ पदार्थ आप फेंक देते हैं, सभी को फेंकते हैं। अब आता है क्या, तो ये आपका क्या है, अप्रदन है। अब क्या होता है कि बरसात के दिनों में जब वर्षा होती है तो आपके खेत के ऊपर की सारी गोबर मिट्टी पर जहाँ ढालू जगह हो, अगर अधिक पानी हुआ तो वो बहा करके ले जाता है, तो बहा करके ले जाना एक जगह से दूसरी जगह क्या कहलाया, परिवहन कहला रहा है। जब वो जा रहा है बह करके, अब बह करके जाता हुआ, तो कभी आप नदी की तलछटी कहीं किनारे स्थान पर देखिएगा जहाँ पानी शांत होता है, तो देखिए किनारे पर सारा कुछ ये सब गंदा पदार्थ लगा दिया जाता है, बीच में से पानी बहते चले जाती है, और बाकी धीरे धीरे ये सब जो पदार्थ मेरा अप्रदन वाला होता है वो नदी के किनारे पर देखिएगा सब छोड़ते जाते हैं, नदी के किनारे पर यहाँ झाड़ियाँ, मिट्टियाँ, गोबर, मलमूत्र सब कुछ इधर साइड में लगते जाएगा जहाँ तहाँ, ठीक है। जैसे जैसे पानी की धारा कम होते है ये यहाँ पर छनते जाते हैं, तो इसी को देखिए हम लोग निक्षेपन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, निक्षेपन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, पृथ्वी के स्थल रूप को 3 भागों में विभाजित किया जाए। पृथ्वी पे जो मेरा स्थल रूप है उसको कितने भागों में हमने विभाजित किया है, 3 भाग में। एक को कहते हैं पर्वत, दूसरे को कहते हैं पठार और तीसरे को कहते हैं मैदान, ठीक है। याद रखिएगा पर्वत, पठार और मैदान से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पर्वत में ना, तो सभी चीजों को हमको देखते चलना है, कोई भी चीज को हमको लोग छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में हमारे में कोई प्रश्न की कमी हो पाए, ठीक है। आइए देखते हैं पर्वत के अंतर्गत क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है ना। पर्वत, माउंटेन, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है उसकी पर्वत कहते हैं। समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहते हैं। देखिए आपको क्या है, समुद्र तल में सभी जगहों पर मान क्या होता है, एक समान होता है, इसलिए स्थल रूप की माप किससे की जाती है, समुद्र तल से। इसको पहले हमने बताया है, स्थल की माप किससे की जाती है, समुद्र तल से उसकी माप की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहेंगे। क्लियर हो गया होगा, समुद्र तल से लगभग 900 मीटर ऊंचे भाग को हम लोग पर्वत कहते हैं। पूछता है कि समुद्र तल से कितने ऊपर ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहते हैं, तो आपको याद रखना है 900 मीटर। अगला है पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्र का 1/4 भाग या 1/4 भाग है, ठीक है। पर्वत पूरे स्थल पर कितना फैला हुआ है, तो 1/4 भाग पर फैला हुआ है। चलिए अब देखिएगा पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला, जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटे हुए रहते हैं उन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एक पर्वत से दूसरे पर्वत को पार घाटी या दर्रा के द्वारा किया जाता है। नाथुला दर्रा, सिपकिला हिमालय में स्थित है, 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला और सिपकिला हिमालय में स्थित 2 प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। तो अब याद हो गया हो आपको पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला किससे कहते हैं, तो जहां पर एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटे हुए रहते हैं उन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं।
एक पर्वत से दूसरे पर्वत को पार करने के लिए क्या होता है, घाटी या दर्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला में एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो कौन सा दर्रा पर यहाँ पर है, तो नाथुला और शिवकिला हिमालय में स्थित दो प्रमुख दर्रा है, नाथुला दर्रा और शिवकिला दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, विश्व के प्रमुख पर्वत हिमालय, एंडीज, आल्प्स एवं रॉकी है। विश्व के प्रमुख पर्वत में कौन है, विश्व के प्रमुख पर्वत में कौन कौन आता है, हिमालय, एंडीज, आल्प्स और रॉकी, ये विश्व के 5 प्रमुख पर्वत हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई वाले भाग में हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसे हिमनदी भी कहते हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई वाले भाग में क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, जिसके सालों भर वहां से पानी निकलते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वास्तव में मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में स्थित है। सियाचिन हिमनदी, देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन हिमनदी भारत की सबसे लंबी हिमनदी है। यह हिमालय पर्वत के लद्दाख में स्थित है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। ठीक है, सियाचिन हिमनदी भारत की सबसे लंबी हिमनदी, हिमनदी मतलब बर्फ की जो नदियां होती है, वो सबसे लंबी कौन है, सियाचिन है ना, सियाचिन ग्लेशियर हिमनदी, जहां हमेशा क्या होता है, बर्फ पिघलते रहता है। तो यह हिमालय पर्वत के लद्दाख में स्थित है और इसकी लंबाई जो है 72 किलोमीटर में फैली हुई है। पर्वत के प्रकार देख लीजिएगा, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार आपको पूछते हैं। ठीक है, तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं वलित पर्वत, दूसरे को कहते हैं भ्रंशतोष पर्वत, तीसरे को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत और चौथे को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो ये पर्वत आपको पूछा जाएगा, पर्वत आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा। देखिए वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन हम लोग कहते हैं, वलित पर्वत को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मोड़ या बलन पड़ जाना है तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत वलित पर्वत है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है। पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत किस प्रकार का है, वलित पर्वत, भ्रंशतोष पर्वत या कौन सा है, तो आपको बोलना है ऊंचा पर्वत जो है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो वलित पर्वत है। ठीक है, अगला है, एशिया में हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का है, वलित पर्वत है। यह प्रश्न आपका यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट सब में पूछा गया है, नीचे इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत एशिया में है और यह किस प्रकार का है, वलित पर्वत है। यूरोप में आल्प्स पर्वत है और यह भी वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है और ये भी जो है आपका एल्प्स पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है और यह भी वलित पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा और नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, यानी वलित पर्वत है। अगला है, विश्व का, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है वलित पर्वत, भ्रंशतोष पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। अभी आपको बताए थे। ये प्रश्न यूपी टेट में एक बार, सीजी टेट में 2 बार और यहाँ पर कह लीजिए एमपी टेट में 1 बार ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत के रूप में हम लोग लेते हैं, और वो कौन सा है, वलित पर्वत है। वो कौन सा पर्वत, हिमालय वलित पर्वत है। तो याद रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत जो है वो वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है आपको बताना है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी इसके पहले बताए थे कि एशिया में हिमालय है और हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है, वलित पर्वत है। किस प्रकार पर्वत है, वलित पर्वत है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है, देखिए यूपी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट तीनों में ये प्रश्न अभी तक निकल के आए हुए हैं, तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए आपको जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, हम यहाँ पर सारा चीज पीडीएफ के माध्यम से करवा दे रहे, कहीं से भी एक प्रश्न आपको छूटने का गुंजाइश ही नहीं रहेगा। ठीक है, और जेसीईआरटी जैक का किताब आप देख के जाइएगा ना, तो आपको बताते हैं कि 101% सफलता मिलना बिल्कुल तय है, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच आप नहीं रखिएगा। इसीलिए आपको हैंड रिटेन नोट्स हम आपको बना के देते हैं और साथ में साथ सारी चीज़ों को दे रहे हैं। तो देखिए अब अभी जो बता रहे हैं, अभी जो आपका ऑफर था 100 कैंडिडेट का 1 to 5 के लिए, वो तो देखिए फुल हो गया, वो देखिए आपका फुल हो गया। 100 कैंडिडेट तो वो एडमिशन कल पर ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ पर फिर से आपका जो था 1000 रुपये होने वाले हैं, 1000 रुपये आपके फी हो जाएंगे 1 to 5 के लिए। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों की दृष्टि को देखते हुए अभी आपका इसका फी जो है आपको
700 रुपये कर दिया गया है। अब आप 700 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, कितने दे सकते हैं? 700 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं 100 कैंडिडेट। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, नहीं तो यह राशि फिर बढ़ने वाली है, यह राशि फिर बढ़ेगी आपकी नोट्स की। तो आप सभी अब 700 रुपये लगेंगे, तो 700 रुपये में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? तो हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये बीटेट का है वो प्रश्न है, बीएसटेट बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसकी है, और यहाँ पर सीजी टेट में जो हुआ था उसका है, और यहाँ पर जो है आपको ये असम टेट में जो है वहाँ का है। ठीक है, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आल्प्स किस प्रकार का पर्वत है? आल्प्स, तो आल्प्स किस प्रकार का पर्वत है? ये आपका वलित है, भंसत्रोस्त है, ज्वालामुखी, अवशिष्ट है। ठीक है, तो आल्प्स जो है आपका किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। आल्प्स किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। याद रखिएगा, वलित पर्वत से प्रश्न आता है। ठीक है, और आया हुआ भी है, इसलिए आपको यहाँ पर तैयारी कर लेना है। और ये आल्प्स वाला जो प्रश्न है ना, ये सबसे ज़्यादा अभी जो है यहाँ पर आपका जो है बंगाल टेट और बिहार टेट में पूछा है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा इसको। आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, आल्प्स एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या दक्षिणी अमेरिका में? तो आल्प्स जो है आपका किस में? यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सब देखिए जेसीईआरटी किताब से निकाल के आपको हैंड रिटेन नोट्स हम बना के दे रहे हैं। बस आप हैंड रिटेन नोट्स ही देखिएगा। देखिए, खाली लाइव क्लास के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय का बर्बादी, आपके पास उतना समय है नहीं। इसलिए आप छोटे छोटे नोट्स को और उसके वीडियो को पढ़िए और उसको देखिए, जहाँ दिक्कत है बात कीजिए। ये आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आपको बता देते हैं। ठीक है, और बहुत ही लो कॉस्ट में आपको सारा चीज़ मुहैया हो रहा है। देखिए, यहाँ वीडियो भी मिल रहा है आपको 700 रुपये में, और यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जा रहे हैं 700 रुपये में, और बात करने की सुविधा भी आपको पूरी मिल रही है, और समय भी कम लग रहा है। ठीक है, तो रॉकी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो रॉकी पर्वत देखिए यहाँ पर किस प्रकार का पर्वत है, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो रॉकी पर्वत किस प्रकार का गलत है, तो ये गलत हो गया है। इसमें होना क्या चाहिए था कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तब इसका आंसर जाके सी होता ना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, भंसत्रोस्त पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? ठीक है, तो ये जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, वो आपका वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत की श्रेणी में जो 5 पर्वतों का नाम हम आपको शुरू कर दिए हैं, उसको एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न आ रहा है। ठीक है, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? तो ये एंडीज पर्वत जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। चलिए, अब भंसत्रोस्त पर्वत को देख लेते हैं। अभी हम लोग वलित पर्वत को समाप्त किए, अब भंसत्रोस्त पर्वत को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है, ऊपर विस्थापित हो जाता है, तो भंसत्रोस्त पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के कारण टूटकर उसके ऊपर विस्थापित, उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उससे भंसत्रोस्त पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, देखिएगा, सतपुड़ा का पर्वत, सतपुड़ा का पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भंसत्रोस्त पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगला है, झारखंड राज्य में प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी भी भंसरोत पर्वत का उदाहरण है, भंसरोत का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, तो भंसरोत पर्वत में कौन आता है? सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत है, पूछा हुआ प्रश्न है ना। सतपुड़ा पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और यह पर्वत भी उसी का उदाहरण है, भंसरोत पर्वत का। ठीक है, अगला, झारखंड राज्य में प्रवाहित होने वाले दामोदर नदी भी भंसरोत घाटी का उदाहरण है। ये भी भंसरोत घाटी का उदाहरण है, दामोदर नदी का घाटी। अगला, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? देखिए, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। आ गया प्रश्न, यूपी टेट में 1 बार, बिहार टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, सतपुड़ा ना। तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? भंसरोत पर्वत का, भंसरोत पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? एमपी टेट में पूछा गया है और सीजी टेट में ये प्रश्न आया। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, खत्म हो गया भंसरोत पर्वत। अब आते देखिए ज्वालामुखी पर्वत। सभी पर्वत की यहाँ हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत को अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। ये पर्वत शंकु के आकार का होता है, ठीक है। देखिए आप देखते होंगे जब ज्वालामुखी का निर्माण नीचे से धरती के अंदर, धरती है इसके अंदर से ज्वालामुखी फूटता है, तो इस तरह से ज्वालामुखी ये जाते रहता है ऊपरे की ओर ऊपरे की ओर, और जब टीला का निर्माण होता है तो वो इस प्रकार का शंकु के आकार का बन जाता है, नीचे बढ़ता जाता है ऊपर खड़ा होता जाता है। तो ये शंकु के आकार का निर्माण का होता है, ठीक है। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस, ठीक है। ये विसुवियस ये किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। कौन? अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो, और यहाँ पर जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस, यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। किलिमंजारो पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत और विसुवियस पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलय पर्वत, भंसरोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? ये प्रश्न जो है आपको एमपी टेट में पूछा गया था। किसमें? एमपी टेट में पूछा गया था। तो ये किसका उदाहरण था? तो ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण था, जो कि अभी हम लोगों ने इसको रीड किया था नोट्स में, ठीक है। चलिए, अवशिष्ट पर्वत अभी एक देख लीजिएगा। अवशिष्ट पर्वत आपका बच रहा है। अवशिष्ट पर्वत कौन है? तो देखिए, अवशिष्ट पर्वत में क्या होता है? पवन जो होते हैं बहते हुए जल की क्रिया के फलस्वरूप पर्वतों को काट छाट होते रहता है, और लाखों क्रिया के फलस्वरूप इन पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम होती जाती है। इन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। देखिए, तो कुछ में स्थल रूप से ऊपर उठते जाता है और कुछ में स्थल रूप से नीचे धीरे धीरे चलते रहता है। जिसकी ऊंचाई जितनी है उससे धीरे धीरे उसकी ऊंचाई जो है कम होते जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उस पर्वत को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ठीक है। भारत की अरावली पर्वत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। याद रखिएगा, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत को भूलिएगा नहीं। अगर अरावली पर्वत को आप भूल जा रहे हैं तो समझिए कि जेटेट में 1 से 2 नंबर आपका कम होने जा रहा है। अरावली पर्वत से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए, अरावली पर्वत क्या है? तो अरावली पर्वत जो है भारत के अरावली पर्वत का श्रृंखला, अरावली पर्वत का श्रृंखला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई अगर इतना 5000 फीट है तो ये घटते घटते 4000 तक आ रही है। तो जो घटेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अवशिष्ट पर्वत कहेंगे। और ये जो है आपको अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में ग्रहण कर चुका है। यही तो पूछता है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? प्रश्न 1001 बार पूछा गया। देखिए, बीच बीच में इतने अच्छे प्रश्न आ जाते हैं कि आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो कहाँ से जाइएगा तो मिलेगा? JCERT का टेक्स्ट बुक का नोट्स पर मिलेगा। तो आप सभी अब देखिए, यहाँ पर 1 to 5 का यदि तैयारी कर रहे हैं तो 700, और 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो 700 रुपये में आपको अब यहाँ पर PDF नोट्स और क्लासेस सारी मिलने वाली है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप सभी जुड़ जाइएगा जितना जल्द हो सकेगा। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलय पर्वत, भंसरोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। वलय पर्वत तो नहीं है, भंसरोत पर्वत भी नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय एक अवशिष्ट पर्वत, यहाँ पर जो अरावली वो अवशिष्ट पर्वत है। और अरावली से प्रश्न यूपी टेट, MP टेट, CG टेट और यहाँ पर बिहार टेट सब में पूछा गया है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत बहुत ही MBBI है। आप सभी जरूर याद रखिएगा कि यह एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत है और यह एक सबसे प्राचीनतम पर्वत भी है, ठीक है। देखिए, यहाँ प्रश्न आ ही गया। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है हिमालय, अरावली, रॉकी या एंडीज, ठीक है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत, सबसे पुराना पर्वत में कौन आ जाएगा? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत या पुराना पर्वत में आपका जो नाम आएगा वो आपका आ जाएगा अरावली का। किसका आ जाएगा? अरावली का। और यह प्रश्न कहाँ? तो यह प्रश्न आपका असम टेट, यूपी टेट, CG टेट, बंगाल टेट, उत्तराखंड टेट सब में ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत पूछा गया अभी तक। तो आपको भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं पठार की ओर। किसके ओर आते हैं? पर्वत पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, पर्वत पढ़ लिए। अब आते हैं पठार की ओर। पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है जिसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर की होती है, ठीक है। 900 मीटर तक ऊंचाई है तो वो कौन चला जाएगा? तो वो पर्वत में चला जाएगा, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पर्वत समाप्त किए। अगर वो ऊंचाई जो है पृथ्वी का स्थल रूप से जो ऊंचाई है 300 से लेकर के 500 मीटर तक है तो वो आपको पठार में जाएगा। क्या जाएगा? पठार में जाएगा। तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखिएगा।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक दो बार नहीं। और कहाँ से मिला है? JCERT के टेक्स्ट बुक का नोट्स निकाला हुआ है, ठीक ना। तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची पठार है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा कौन है? तो तिब्बत का पठार है, ऊंचा 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। रांची का पठार, दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है, मतलब केवल पर्वतीय पठारों से मिलकर बने हैं। लेकिन जबकि रांची का पठार या दक्कन का पठार जो है वो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। कर्नाटक में सरवती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात है। और ये कहाँ बना है? तो कर्नाटक में बना है। किस नदी पर? सरवती नदी पर, ठीक है, सरवती नदी पर स्थित है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। लावा पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। काली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? काली मिट्टी होती है, लेकिन ये सभी जगह नहीं मिलते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक दो बार मत पूछिएगा। और कहाँ से निकल गया? JCERT के किताब का टेक्स्ट बुक में देखिए निकल गया ना, छठा में निकल गया। अब बोलिएगा कहाँ से आ रहा है? तो सब JCERT से आ रहा है, बाहर कहीं जा ही नहीं रहा है, घूम घूम के वहीं आना होगा। तो आपको भी JCERT ही देखना पड़ेगा लास्ट तक। JCERT क्लास के लास्ट तक आप नहीं देखिएगा तो आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए JCERT का क्लियर नोट्स और उसका पूरा पढ़ाई अब आपको लगेंगे 700 रुपये। तो 700 रुपये में अब जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, मैक्सिको सिटी बगोटा रांची पठार पर बसा हुआ नगर है, ठीक है। मैक्सिको सिटी बगोटा रांची पठार पर बसा हुआ नया नगर है। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? पूछा गया है ना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? छोटा नागपुर, लावा, तिब्बत का पठार या कोई नहीं है। यूपी टेट, CG टेट, MP टेट, तीनों में ये प्रश्न बौछार किया है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो आपको अभी बताया गया था, तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम बताओ। भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ाघाट, डसम, नागफेनी या जोग, कौन होगा? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका जोग जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है, सबसे ऊंचा, याद रख लीजिएगा। जलप्रपात से भी एक प्रश्न आपके पूछे गए थे। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार, ठीक है। तो जोग जलप्रपात जो है आपका वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर बनी हुई है? शरावती नदी, दामोदर नदी, गोमती नदी या कोसी नदी, ठीक है। तो जोग जलप्रपात जो है आपको शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार, ठीक है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? जौ, कपास, धान, गेहूं, किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी किसका उत्पादन? कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और 1001 बार यह प्रश्न पूछा गया, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, छोटा है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, पर्वत पठार का हो गया था काम। अब हम लोग आते हैं मैदान को देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देख रहे हैं, इसी में हम लोग सब्जेक्टिव भी देख रहे हैं, ठीक है। तो समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई को सामान्य भूभाग को मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैदान में कौन आएगा? तो 200 मीटर तक की ऊंचाई वाला। और बाकी अगर 300 आया तो वो आपका चला जाएगा पठार में, और 900 आया तो चला जाएगा आपका पर्वत में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मैदान जो है वो भी 3 प्रकार का होता है, अप्रदनात्मक, निक्षेपात्मक और रचनात्मक, था ना। अप्रदन में क्या होता है? तो चट्टानें टूट फूट कट छट के छोटी होते जाती है, उसको अप्रदात्मक कहते हैं। तो देखिए, कनाडा का मैदान, कश्मीर घाटी पर मैदान का अप्रदन मैदान है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान निक्षेपात्मक मैदान है, ठीक है।
निक्षेपात्मक मैदान है, और यहाँ पर कनाडा का जो है मैदान, कश्मीर की घाटी का मैदान अपरदनात्मक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान निक्षेपात्मक मैदान है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोरोमंडल तटीय मैदान को रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। कोरोमंडल तट कैसा मत का उदाहरण है? तो रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर JCERT का भूगोल अभी चल रहे हैं हम लोग, भूगोल सेक्शन। तो भूगोल सेक्शन बहुत अधिक अब समाप्ति पर हो गया है। उसके बाद आगे जो है पॉलिटिकल साइंस को हम इसमें स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी अवश्य डेली जुड़ जाइएगा, और यहाँ से जिनको भी मिले, देखिए JCERT का नोट्स है, लेकर के अवश्य पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज का प्रश्न लास्ट करते हैं। धन्यवाद।